Good evening, viewers. Welcome to this law lecture series. This is lecture 2 on the Transfer of Property Act. It is chapter 1, preliminary, part 1st. Here is the synopsis of today's lecture. General scheme of the Transfer of Property Act. Transfer of Property Act comprises 8 chapters from sections 1 to 137. संपत्ति अंतरण अधिनियम में कुल 8 अध्याय हैं. इन 8 अध्यायों के मध्य धारा 1 से 137 तक के उपबंध समाहित हैं. 8 अध्यायों के अतिरिक्त टीपीए में एक अनुसूची भी है. Besides the 8 chapters, the TPA also has a schedule annexed to it. The schedule is to be read with section 2 TPA. कुल 8 अध्याय धारा 1 से 137 तक, साथ में एक अनुसूची भी जिसका संबंध धारा 2 टीपीए से है. ये सेक्शंस यहां देखिए. ये सेक्शंस 74, 75, 80, 85 to 89, 97 and 99, plus these 2 sections 130 capital A and 135 capital A stand repealed. यह उपबंध निरसित किए जा चुके हैं. अगला पॉइंट देखें. Subsequent insertions. These are certain provisions which have been inserted to the TPA subsequently. यह वे उपबंध हैं जिन्हें TPA में बाद में शामिल किया गया है. यह उत्तरवर्ती अंतः स्थापन है. ध्यान दें, यह 2 सेक्शंस 130A तथा 135A सब्सिक्वेंट इंसर्शंस हैं, बाद में जोड़े गए और उसके बाद आगे चलकर इन्हें निरसित भी कर दिया गया. सेक्शंस 130 कैपिटल A and 135 capital A were subsequently inserted, but later on they have been repealed. So these 2 sections no longer exist. आइए इसको सम अप कर लें. पहला, टीपीए में 8 चैप्टर्स हैं और इन 8 चैप्टर्स के मध्य सेक्शन 1 से लेकर 137 तक व्यवस्था दी गई है. कुछ सेक्शंस निरसित किए जा चुके हैं. कुछ सेक्शंस उत्तरवर्ती अंतःस्थापन हैं, बाद में शामिल किए गए हैं. और 2 सेक्शंस जो रेड इंक से लिखे गए हैं ये सब्सिक्वेंट इंसर्शंस हैं, किंतु रिपील भी हो चुके हैं. Now, this is the scheme of the TPA. Now, scheme of chapter 1. Today's lecture 2 is on chapter 1,
part first. So let us see the scheme of chapter 1. आज का यह व्याख्यान अध्याय 1 पर है। अध्याय 1 की योजना इस प्रकार है। 4 सेक्शंस हैं। चैप्टर 1 में 4 सेक्शंस। क्या हैं ये 4 सेक्शंस? देखिए इसको। फर्स्ट, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। नाम, अधिनियम का नाम। दूसरा, लागू होने की तिथि, प्रारंभ होने की तिथि तथा विस्तार। कितनी टेरिटरी को ये कवर करता है। सेक्शन 2 रिपील एवं सेविंग्स से संबंधित है। जब भी किसी विषय पर कोई नया अधिनियमन आता है तब पहले से विद्यमान अनेक विधियों को निरसित किया जाता है। साथ ही पहले से ही विद्यमान कुछ विधियों को व्यावृत्ति भी प्रदान की जाती है। Whenever a new enactment comes, the major part of the existing law is repealed, but on certain considerations, a few pre-existing laws and rules are retained, and for their retention, a saving clause is coined. So first section is short title, commencement and extent. And the second section is repeals and savings. Section 3 is definition clause or an interpretation clause. धारा 3 परिभाषा खंड है या निर्वचन खंड है। प्रत्येक अधिनियम में कुछ शब्दों को विशेषतः परिभाषित किया जाता है। ऐसे परिभाषण का उद्देश्य संबंधित अधिनियम के उद्देश्य तथा विधायी आशय की संतुष्टि को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। In every statute, there is always a definition clause, wherein a few words, terms, or expressions are specially defined. Such definitions are intended to fulfill the object of the enactment and also the intention of the legislature. Section 3 TPA defines 7 terms. धारा 3 में 7 पदों को परिभाषित किया है। उसे हम आगे पढ़ाएंगे। Now section 4. In the preceding lecture, I have told you about section 4. पिछले व्याख्यान में धारा 4 का उल्लेख हुआ है। इसमें 2 चीजें हैं। कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला, कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टीपीए के वे चैप्टर्स तथा इसकी वे धाराएं जो कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित हैं, उन्हें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का भाग समझा जाएगा। Such of the provisions and chapters of the TPA as relate to a contract are to be taken as part of the Indian Contract Act 1872. The two together
मेक अ कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यह दोनों संयुक्ततः संविदा की संहिता निर्मित करते हैं। टीपीए के यह प्रोविजंस, सेक्शंस और चैप्टर्स प्लस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों संयुक्त कर दीजिए तो कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निर्मित होता है। धारा 4 सेक्शन 4 का दूसरा एस्पेक्ट भी देख लें। रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रोविजंस, रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रोविजंस सुन लीजिए। रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रोविजंस टीपीए में कौन कौन से हैं? सेक्शन 54 पैराज 2 and 3, सेक्शन 59, सेक्शन 123, सेक्शन 107, धारा 54 के खंड 2 तथा 3, धारा 59, धारा 107 तथा धारा 123। यह रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण से संबंधित है। Section 4 declares that these provisions which just I have narrated are to supplement the provisions of the Indian Registration Act 1908। पंजीकरण से संबंधित जो उपबंध अभी मैंने आपको बताए हैं, इनके संबंध में धारा 4 टीपीए कहती है कि ये पंजीयन विषयक उपबंध भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के अनुपूरक होंगे। चैप्टर 1 टीपीए has 4 sections. Section 1 short title, commencement and extent. Section 2 repeals and savings. Section 3 interpretation clause, definitions. 7 terms defined हैं। Section 4 is a declaratory provision. धारा 4 घोषणात्मक उपबंध है, 2 घोषणाएं करती है। It's a declaratory provision and makes 2 categorical declarations. First, such of the provisions of the TPA and such chapters of the TPA as relate to contract are to be taken as part of the Indian Contract Act 1872. Together they make a code of contract. This is the first declaration. Now the second declaration. Chapters relating to registration. Not chapters, sections. Sections relating to registration. Section 54, para 2 and 3. Section 59, Section 107 and Section 123. These provisions of the Transfer of Property Act relate to registration. Section 4 declares that these provisions relating to registration shall supplement the Indian Registration Act 1908. पंजीकरण से संबंधित ये जो उपबंध हैं, यह भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के अनुपूरक होंगे। These are the 2 declarations contained in
section 4. Now, section 1. Now we will be discussing section 1. Short title, commencement and extent. Section 1, section 2, section 3, section 4. Out of these 4 sections, now we start section 1. कुल 4 धाराएं हैं अध्याय 1 में. अध्याय 1 जिसका नाम है प्रारंभिक, उसमें कुल 4 धाराएं हैं. तो आज इस लेक्चर में हम धारा 1 का विस्तृत विवेचन करेंगे. नाउ सी सेक्शन 1. 3 matters: short title, commencement and extent. Now first, short title. इस अधिनियम का लघु नाम क्या है? इस अधिनियम का शॉर्ट टाइटल क्या है? लघु शीर्षक क्या है? शॉर्ट टाइटल को नेम भी कहते हैं. शॉर्ट टाइटल के स्थान पर नेम भी कह सकते हैं. What is the name of this enactment? What is the short title of this enactment? Short title means name. तो क्या नाम है? क्या लघु शीर्षक है? ये देखिए. This act may be called the Transfer of Property Act 1882. This act may be called the Transfer of Property Act 1882. इस अधिनियम को संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कहा जा सकेगा. में शब्द का प्रयोग हुआ है. बट हियर द वर्ड में इज टू बी इंटरप्रेटेड एज शैल. इस अधिनियम को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कहा जा सकेगा. कहा जा सकेगा अर्थ हुआ कहा जाएगा. May be called here means shall be called. So the word may is to be interpreted as shall. We don't have any option to call this act with some other name. हमारे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि हम इस अधिनियम को किसी अन्य नाम से पुकारें. मैं शब्द से भ्रमित नहीं होना है. ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है. मे का यहाँ इंटरप्रिटेशन होगा शैल. सो द वर्ड मे हियर इज टू बी इंटरप्रेटेड एज शैल. सो ऑल ऑफ अस आर बाउंड टू कॉल दिस एक्ट एज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. लॉ है, कभी में लिखा है लेकिन उसको शैल इंटरप्रेट किया जाएगा. कभी शैल लिखा होता है लेकिन उसे में इंटरप्रेट किया जाता है. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ अपने आप में एक अलग विज्ञान है. एक अलग विज्ञान है. कब में को शैल इंटरप्रेट किया जाएगा, कब शैल को में इंटरप्रेट किया जाएगा, यह ध्यान रखना चाहिए. जहां तक धारा 1 का प्रश्न है, यहां में शब्द को शैल इंटरप्रेट किया जाएगा. में is to be interpreted as shall. No option. Now the second point, commencement. Commencement. इसमें कुछ विशेष नहीं है. प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए एक प्रश्न शायद कभी पूछ लिया जाए, तो ये 2 डेट्स आप ध्यान रखिएगा. डेट ऑफ इनैक्टमेंट है 17 फरवरी 1882. 17 फरवरी 1882 को यह अधिनियम पास हो गया था. और उसके बाद कुछ दिनों बाद यानी कि 1 जुलाई 1882 से यह लागू हो गया. दूसरी डेट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा रेलेवेंट है. फर्स्ट डेट इज 17 फरवरी 1882, that is date of passage
or date of enactment of the TPA. The then Governor General's consent was obtained on 17th February 1882. 17 फरवरी 1882 को तत्कालीन गवर्नर जनरल ने संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 पर अपनी सहमति दिया। 1 जुलाई 1882 को इसे लागू कर दिया गया। किसी भी अधिनियम को लागू करने के लिए गैजेट में नोटिफिकेशन किया जाता है, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन किया जाता है कि यह अधिनियम अमुक तिथि से लागू होगा। So in regard to the TPA, the Gazette notification said that the act shall come into force with effect from 1st July 1882. पिछले व्याख्यान में बता चुका हूं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को ब्रिटिश भारत में एक मुश्त लागू नहीं किया गया था। इसे बर्मा में लागू नहीं किया गया था। उस समय बर्मा, जिसका वर्तमान नाम म्यांमार है, ब्रिटिश इंडिया का भाग था। किंतु ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 was not extended to बर्मा। पंजाब का पुराना नाम था पेप्सू। पंजाब राज्य का पुराना नाम था पेप्सू। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू, वहां भी टीपीए को 1 जुलाई 1882 को लागू नहीं किया गया था। स्टेट ऑफ बॉम्बे, दिल्ली, यहां भी लागू नहीं किया गया था। The TPA was not applied in the whole of the British India at one stroke. On 1st July 1882, it was applied to certain parts of British India, and it was not applied to Burma, to Pepsu, to state of Bombay and Delhi. Burma, Bombay, Pepsu, yes sir, यहाँ लागू नहीं किया गया था 1 जुलाई 1882 को। अब यहाँ आइए, टेरिटोरियल एक्सटेंट। अभी मैंने आपको बताया कि इन द फर्स्ट इंस्टेंस टीपीए एक्सटेंडेड टू होल ऑफ द इंडिया। इसे आज़ाद भारत, स्वतंत्र भारत में लागू किया गया, पूरे स्वतंत्र भारत में लागू किया गया। बात हो रही है 26 जनवरी 1950 के बाद की। In the independent India, the act was extended to the whole of Indian territory, except this. स्वतंत्र भारत में संपत्ति अंतरण अधिनियम को पूरे भारत में लागू किया गया, इन क्षेत्रों को छोड़कर। आइए देखते हैं ये कौन से क्षेत्र हैं। उन्हें मैं पीछे अभी संदर्भित कर चुका हूं, और एक्यूरेसी से देखिए। पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स 1 नवंबर 1956, डेट ध्यान रखिएगा, ये यहां लिखी है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 से पहले भारत में
पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट सी स्टेट्स हुआ करते थे। बिफोर 1st November 1956, we had three types of states in India, namely Part A states, Part B states, Part C states. उस समय के जो पार्ट बी स्टेट्स थे, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, जैसे कि हैदराबाद, जैसे कि मैसूर तथा पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। कौन कौन से देखिए, द स्टेट पार्ट बी स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, पेप्सू। पेप्सू मीन्स द पंजाब, द पटियाला, पंजाब नहीं, द पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। यहां पर टीपीए को लागू नहीं किया गया। और इसी तरह से इधर देखिए, स्टेट ऑफ बॉम्बे, दिल्ली एंड पंजाब, यहां भी लागू नहीं किया गया। सो इन द फर्स्ट इंस्टेंस द टीपीए was extended to the whole of India except Part B states, और उसमें ये चार, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर तथा पेप्सू। Part B states, Part C states, Part A states. Now, a historical fact. With effect from 1st November 1956, we don't have in India Part A, Part B और Part C states. ये क्लासिफिकेशन 1 नवंबर 1956 से समाप्त हो गया। पार्ट बी स्टेट्स में लागू नहीं किया गया और स्टेट ऑफ बॉम्बे, दिल्ली और पंजाब में भी लागू नहीं किया गया था। हाँ, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स को यह विकल्प दिया गया था कि अगर आप अपनी टेरिटरी में टीपीए लागू करना चाहते हैं तो गैजेट में नोटिफिकेशन करके लागू कर लीजिएगा। The state governments of all these territories was permitted to apply TPA to their respective territories by publishing a notification in the official gazette. ऑप्शन दिया गया था कि जब आप ठीक समझें तो टीपीए को अपने राज्य क्षेत्र में लागू कर लीजिएगा, लेकिन इसके लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना निकालनी होगी। आपको यहां ध्यान कर लेना चाहिए कि पंजाब राज्य में टीपीए आज तक लागू नहीं है। पंजाब राज्य में टीपीए आज तक लागू नहीं है। नामदेव वर्सेस नर्मदाबाई 1953 Supreme Court. In the preceding lecture, this case has been specifically referred to. I am repeating that case. Namdev versus Narmadabai 1953 Supreme Court. इसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि पंजाब राज्य में टीपीए लागू नहीं है। लेकिन 6 मई 1935, 6 मई 1935 से सेक्शन 54, सेक्शन 107 and section 123 TPA were made to apply to the state of Punjab.
तीन सेक्शंस 54, 107 एंड 123 ये रजिस्ट्रेशन से संबंधित हैं। ये रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। इन्हें पंजाब राज्य में लागू किया गया। डेट मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, 6 मई 1935 से सेक्शन 54, 107, 123 which relate to registration of sale, registration of lease and registration of gifts of immovable property, ये पंजाब राज्य में लागू है। शेष टीपीए पंजाब राज्य में लागू नहीं है। गवर्नमेंट्स इनेबलिंग पावर, स्टेट गवर्नमेंट्स इनेबलिंग पावर, स्टेट गवर्नमेंट को इनेबलिंग पावर दी गई। इनेबलिंग पावर क्या होती है? इनेबलिंग पावर इज ऑथराइजेशन विदाउट imposition of any corresponding duty. It is empowerment without a corresponding duty or obligation to use that power. शक्ति प्रदान की गई है, शक्ति का प्रयोग करना है या नहीं करना है, यह प्राधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया गया है। उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई विधिक आबद्धता आरोपित नहीं है। An enabling provision confers powers, empowers an authority without imposing any corresponding obligation on that authority to use that power. It is left to their discretion to use or not to use that power. स्टेट गवर्नमेंट्स की समर्थकारी शक्ति है। पहला, टीपीए को अपने पूरे स्टेट में लागू कर लीजिए। टीपीए को, इनकी बात हो रही है जहां टीपीए लागू नहीं होता है, जहां टीपीए लागू नहीं होता है वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स को यह इनेबलिंग पावर दी गई है, एम्पावरमेंट किया गया है विदाउट इम्पोजिशन ऑफ एनी ऑब्लिगेशन टू यूज दैट पावर। करना है या नहीं करना है ये आप अपने विवेक से देखिए, जैसी आपकी पॉलिसी हो। लेकिन ये इनेबलिंग पावर है कि आप टीपीए को अपने स्टेट में, पूरे स्टेट में, उसके किसी भाग में, या पूरा का पूरा टीपीए या उस टीपीए के कुछ एक हिस्से को, जितना आप ठीक समझें, अपने स्टेट में लागू कर लीजिए। दीज ऑल स्टेट्स जहां टीपीए लागू नहीं किया गया था, इनको ऑप्शन दिया गया था, पावर दी गई थी। पावर का प्रयोग करना ठीक समझें तो करें, न करना चाहें न करें। पावर ये थी कि आप अपने राज्य के टेरिटोरी में पूरा टीपीए अप्लाई कर लें, आंशिक रूप से अप्लाई कर लें, पूरे स्टेट में अप्लाई कर लें और स्टेट के किसी हिस्से में अप्लाई करें। पूरे स्टेट में अप्लाई करना चाहो पूरे स्टेट में अप्लाई करो, स्टेट के किसी भाग में अप्लाई करना चाहते हो किसी भाग में अप्लाई करो, पूरा टीपीए लागू करना चाहते हो पूरा कराओ, आंशिक रूप से लागू कराना चाहते हो वो भी ऑप्शन रहेगा आपके पास। ये स्टेट गवर्नमेंट की इनेबलिंग पावर है सेक्शन 1 में। जिन राज्यों में टीपीए लागू नहीं था उन राज्यों की गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को इनेबलिंग पावर दी गई कि आप इसे अपने स्टेट में, पूरे स्टेट में या उसके किसी भाग में, पूरा टीपीए या उसका कोई भाग लागू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए गजट में नोटिफिकेशन करना होगा, गजट नोटिफिकेशन करना होगा। दूसरी इनेबलिंग पावर एग्जेम्पशन। पहली इनेबलिंग पावर है एक्सटेंशन ऑफ द टीपीए, दूसरी इनेबलिंग पावर है एग्जेम्पशन। ये रजिस्ट्रेशन वाले प्रोविजंस हैं, अभी मैं आपको बता चुका हूं रजिस्ट्रेशन वाले ये प्रोविजंस। रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल, registration of mortgage, registration of leases and registration of gifts of immovable property. ये रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रोविजंस हैं। कोई भी स्टेट जहां टीपीए लागू है वहां कोई भी स्टेट चाहे तो रजिस्ट्रेशन से संबंधित इन प्रोविजंस को अपने स्टेट के किसी भाग में हटा ले,
एग्जेम्प्ट कर दे। स्टेट ऑफ यूपी ने कहा कि स्टेट ऑफ यूपी के इस इलाके में रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रोविजंस हटाए जा रहे हैं, तो हटा लीजिए। रजिस्ट्रेशन से संबंधित ये प्रोविजंस अगर आपको हटाना ठीक लगे, आप इनसे एग्जेम्पशन देना चाहते हैं, मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं, तो कर दीजिए। इनेबलिंग पावर है, करना चाहें करिएगा, नहीं करना चाहते हैं मत करिएगा, डिस्क्रिशन है। नो ऑब्लिगेशन टू एग्जेम्प्ट, पावर ऑफ एग्जेम्पशन इज देयर विदाउट इम्पोजिंग एनी करस्पॉन्डिंग ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज दैट पावर। तो ये रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रोविजंस स्टेट गवर्नमेंट्स अपने स्टेट के किसी भाग में एग्जेम्प्ट कर सकती हैं कि यह यहाँ इस क्षेत्र में, इस जिले में, इस भाग में लागू नहीं होगा। तो वहाँ के लोग रजिस्ट्रेशन फीस देने से, स्टैंप ड्यूटी भरने से बच जाएंगे। अगर यह राहत देना राज्य के किसी क्षेत्र में ज़रूरी लगे तो दे दीजिएगा। अगर ये एग्जेम्पशन दिया गया है तो इसको भी गजट में नोटिफाई किया जाएगा। गजट नोटिफिकेशन इस एक्सटेंशन का भी होगा और एग्जेम्पशन का भी गजट नोटिफिकेशन होगा। अब तीसरा देखिए, एक्सटेंशन पर रोक। रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रोविजंस ध्यान कर लें। सेक्शन 54 का पैरा 2 and 3, सेक्शन 59, सेक्शन 107 एंड सेक्शन 123। रजिस्ट्रेशन से संबंधित ये प्रोविजंस इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को सप्लीमेंट करते हैं। जस्ट आई हैव टोल्ड यू इन सेक्शन 4। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये प्रोविजंस इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को सप्लीमेंट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, देश के जिन भागों में इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एक्सटेंड नहीं करता, अप्लाई नहीं करता, वहाँ ये रजिस्ट्रेशन वाले प्रोविजंस भी लागू नहीं होंगे। These 4 provisions as to registration cannot be extended to the areas to which the Indian Registration Act 1908 does not apply. देश के जिन क्षेत्रों को इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 से मुक्ति मिली हुई है, उन इलाकों में रजिस्ट्रेशन से संबंधित ये 4 प्रोविजंस एक्सटेंड नहीं किए जा सकते, बार है। This is all for today. Thank you very much.